ये बना लिया था तुमने कि चंबल द्वारा निर्मित कौन कौन सी इस तरह। सबसे पहले जैसे चूलिया वाटरफॉल, जिसको अपन झरना कहते हैं, हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा झरना है ये जलप्रपात। ऊंचा नहीं है, सबसे बड़ा। आकार इसका क्या आता है, सबसे ज्यादा 18 मीटर ऊपर से ही आता है। तो ये कि चूलिया जलप्रपात यानी बहुत शानदार जगह है। डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन वाला भी है। प्री वेडिंग शूट होता है ना, तो उसके कई सीन लेकर के आता। हालांकि पिछली बार तो एक जोड़ा डूब गया था, मजाक नहीं है। यूट्यूब पे भी देख लेना, वो तो पुलिस वालों ने बड़ी मशक्कत से, 4 आदमी थे, चारों को बचा लिया था। जोड़ा एक ही था, साथ में 2 और थे फोटो शूट करने वाले। कारण रह गया तो ऊंची एडी वाली वो जो चप्पल वगैरह होती है, हील, और फिर वो गाउन वगैरह वो पहन लेते हैं। वो महिला ऐसे चल रही थी आराम से उठा, इतने में धड़ाम से गिरी। दूल्हा बड़ा बदमाश था बेटा, वो भाग लिया पहले ही। हाँ, तो ये दिखा दे के चूलिया जलप्रपात दिखा देता हूं तुम्हें। इसको शुरू से कर यार। ये वाटरफॉल है मूलतः जो आप देख रहे हैं ना, ये जल ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये क्या है, वाटरफॉल का एरिया, इसी को जलप्रपात। थोड़ी धीरे है ना। अब वो जो, अब इसने पूरा काम तोड़ दिया। वो डूबने वाले थे ना, वो यहां पर थे भाई। पीछे से पानी का सीन आएगा, इतने में ज्यादा सीन आ गया। तो प्री वेडिंग शूट है, यानी उसमें है, ये अलग अलग शूट करवा रहे हैं। हाँ बैग है, वो नहीं है जिनके है, वो थी मेरे पास, लेकिन वो तो मैं जान करके नहीं लेके आया। हाँ, वो किस काम की। चलो हटाओ इसको तो एक बार। अब ये जैसे चूलिया जलप्रपात वाला, क्या हो गया, हैंग हो गया कि नहीं? क्या हुआ? ये जलप्रपात है चूलिया, जो अभी आपको बता रहा था ना, ये चूलिया जलप्रपात। झरना, जिसको अपन झरना के ऊपर से जल प्रवाहित होता है। तो कई लोग जो फोटो शूट के लिए ये वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको जानना आता है। बरसात ज्यादा होती है तब तीव्रता के साथ में जल आता है। तो काफी, जैसे इधर झरना है, इधर है, इधर है, ये काफी यानी पूरा फिर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो ये चूलिया जो जलप्रपात का बीएड भूमि, जिसको उत्खात इस्तला करती, ये होती है बीएड भूमि। ये चंबल के जो बीएड है, लोग लूट पाट करके इनमें कूद जाते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है। हालांकि यहां पर बलवा पत्थर व्यवसाय भी, ऐसी बात नहीं है मुख्य रूप, लेकिन जमीन का सबसे ज्यादा क्या है, अपर्दन हो रहा है, जलीय अपर्दन। इसके लिए हालांकि सरकार ने एक परियोजना भी चलाई थी, कंदरा परियोजना, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ये पूरा बीएड प्रदेश है, यानी इसी के नाम से जाना। हरा भरा जो प्रदेश भी रहता है, लेकिन खेती इसमें नहीं की जा सकती। तो ये बीएड प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये भी कहां पर है, चंबल का जो क्षेत्र आता है, गार्ज वगैरह, ये चौड़ी जो घाटियां होती है उनको क्या बोल देते हैं, गार्ज के नाम से उनको जाना आता है ना, उनको गार्ज है ये अपन बोलते हैं। ये बना लिया तुमने?
चंबल, फिर देखो कि चंबल की जैसे ये सहायक नदियां कौन कौन, एक ही चंबल की बीहड़ भूमि, बीहड़ प्रदेश के नाम से आना आता है। चंबल की जो बीहड़, बीहड़ का मतलब क्या है, जो गड्ढे पड़े हुए हैं खेती, जो अभी आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी, एक बीहड़ प्रदेश का भी महेंद्र मैंने तेरे पास भेजा, वो दिखाना, अभी लास्ट में भेजा था बीहड़ प्रदेश। जहां पर बिहार के जो डाकू रहा करते थे पहले, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हजारों वर्ग किलोमीटर, कई परोपकार का काम भी करते थे। हाँ, कई, क्या है ये तेरा मेन्यू, ये करूं इसको, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला है बीहड़ क्षेत्र। चंबल नदी भी इन बीहड़ों के बीच में से बहती है, इसीलिए चंबल के आसपास के बीहड़ों को चंबल के बीहड़ भी कहा जाता है। ये पूरा इलाका बंजर और रेतीला है। इस रेत में कहीं कहीं झाड़ियां ही नजर आती हैं। इस पूरे इलाके में खेती भी नहीं होती, इसीलिए इस क्षेत्र में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में पत्थर की खानें पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पत्थर खनन, पत्थरों पर की जाने वाली नक्काशी और मूर्ति निर्माण ही यहाँ की अर्थव्यवस्था के मुख्य केंद्र रहे हैं। रेतीली जमीन होने के बावजूद ये वर्षा के लिहाज से मध्यम बारिश का क्षेत्र है, लेकिन पानी में मिट्टी के तेजी से कट जाने से जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। हजारों की संख्या में प्राकृतिक रूप से बने इन गड्ढों के रास्तों के कारण ही ये क्षेत्र बीहड़ प्रदेश कहलाता है। हर बारिश में मिट्टी के कटाव के कारण धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता ही जाता है। बीहड़ अर्थात वो दुर्गम स्थल जहां पैदल चलना भी दुश्वार है, लेकिन समय के साथ यहाँ के निवासियों को भी बीहड़ों में चलने की आदत पड़ गई है। कमजोर अर्थव्यवस्था और बीहड़ों के प्रश्रय के कारण यहाँ डाकुओं की समस्या बनी रहती है। राजस्थान में बीहड़ों की समस्या 11 जिलों में फैली हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा बीहड़ सवाई माधोपुर में है, जहां 950 वर्ग किलोमीटर इलाका बीहड़ की चपेट में है। वहीं अनुपात के लिहाज से दौसा और धौलपुर जिलों के 23 और 24% इलाके बीहड़ की चपेट में हैं। इसके अलावा झालावाड़ और करौली जिले भी मुख्य रूप से बीहड़ समस्या से ग्रसित हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में 7000 वर्ग किलोमीटर जमीन बीहड़ की समस्या से पीड़ित है। प्रदेश के बीहड़ों की स्थिति पर स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने अध्ययन किया और बढ़ते हुए बीहड़ के प्रसार को रोकने के लिए वन विभाग को अनेक सुझाव भी दिए। हालांकि संयुक्त प्रयासों ने बीहड़ों के प्रसार को तो रोक दिया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस इलाके की मिट्टी के कटाव को रोककर, पूरा थोड़ी देखना है, ये क्या हुआ? तो ये जैसे बीहड़ प्रदेश है इसमें। अब देखो कि जो चंबल की सहायक नदियां कि कौन कौन सी जो सहायक नदियां हैं, और इन सहायक नदियों में जैसे अपन देखेंगे तो कोई विशेष रूप से चंबल है, यानी इसका कोई आकार नहीं बन पाता है। कई मुख्य कोई जैसे अपन आकार देखिए, कर्मिक आकार नहीं होता है, तो इसको अक्रम बोल सकते हैं। जैसे तुम अस्त व्यस्त बैठे रहो तो वो नहीं है। नहीं तो क्या होता है, पंजाकार, जिसको दुर्माकार आकार भी कह सकते हैं, वृक्षाकार जो आकार, एरीय प्रतिरूप, ऐसा कोई प्रतिरूप नहीं बन पाता है। चंबल जो रिवर आती है, इसी चंबल नदी पर जो कोटा का क्षेत्र आता है, यहां से एक राष्ट्रीय राजमार्ग चंबल नदी के ऊपर से NH-27 और इसी NH-27 के तहत कोटा में चंबल नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, हैंगिंग ब्रिज है, जो पूर्व पश्चिमी गलियारे के तहत, जो सिलचर असम
में है और पोरबंदर गुजरात। इसको जोड़ने वाला पूर्व पश्चिमी गलियारा है वो हमारे राजस्थान से गुजरता है, उत्तर दक्षिणी भी गुजरता है धौलपुर से। ये पूर्व पश्चिमी गलियारे के तहत यही चंबल नदी पर कौन सा ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज। मतलब भारत का यह असम और गुजरात को जोड़ता है, राजस्थान से भी ये गुजरता है, उस पे कौन सा ब्रिज बनाया गया है? हिंग। तो एक लाइन लिखिएगा, चंबल नदी पर चंबल नदी पर पूर्व पश्चिमी गलियारे के तहत पूर्व पश्चिमी गलियारे के तहत पूर्व पश्चिमी गलियारे के तहत कोटा में हैंगिंग ब्रिज बनाया गया। कोटा में हैंगिंग ब्रिज बनाया गया। तो कौन से गलियारे के तहत पूर्व पश्चिमी? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बोलो। NH 27। हाँ, पूर्व में सिलचर। सिलचर कहां पर है? और पश्चिम में पोरबंदर कहां पर आता है? गुजरात। इसको जोड़ने का ये हैंगिंग ब्रिज में क्या होता है कि इसमें जैसे नदी के पानी में कोई रुकावट नहीं आती, जैसे नदी बह रही, ये नदी बह रही, तो इसके ऊपर जैसे यहां पोल यहां पर लगाया जाएगा, एक पोल यहां पर लगा दे और फिर केबल से बांध दिया जाता है। नदी के जल को कुछ भी नहीं छेड़ा। ये केबल प्लास्टिक का, मतलब झूलता हुआ अपन कह सकते हैं। इसके ऊपर से जैसे गाड़ियां चलती है तो ये केबल पे बांधा हुआ होता है, ऐसे झूलता रहता है। जैसे माचू नदी पर जो टूट गया था कुछ समय पहले गुजरात में, तो ऐसे हमारे वाला भी टूट गया था। ये हैंगिंग ब्रिज है, केबल पे बांधा हुआ होता है, तारों से बांध करके एक बनाया हुआ जो ब्रिज होता है, जिसको हैंगिंग ब्रिज है, यही इसके नाम से जानना आता है। ये जैसे हैंगिंग ब्रिज है, ये चंबल नदी बह रही है और इसी चंबल नदी पर कौन सा ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग। नदी के जल में कोई पोल नहीं लगाया गया, रुकावट नहीं आएगी, नदी आराम से। और ये तार बांधे हुए, इन तार से ही क्या है, ऊपर से जैसे ही गाड़ी गुजरती है तो ये हिलता है, इसीलिए इसको हैंगिंग ब्रिज है, झूलता हुआ ब्रिज है, इसके नाम से इसको जानना आता है, हैंगिंग ब्रिज कह देते हैं। तो इस पे मतलब एक लिमिटेशन है, इतने ही साधन चलने से। हमारे भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कई बार ज्यादा चढ़ जाते हैं, आ जाता है, ये फिर नीचे आ जाता है। हाँ हाँ, तो ये हैंगिंग ब्रिज NH 27 और कौन से गलियारे के तहत? यानी पूर्व पश्चिमी गलियारा आता है, कॉरिडोर जिसको अपन बोल देते हैं, उसके तहत इसको। दूसरा, चंबल नदी पर कोटा है, यानी उसमें 7 वंडर्स, किशोर सागर तालाब आता है, जहां पर क्या है? 7 वंडर्स। ये 7 वंडर्स आते हैं, 7 आश्चर्यजनक स्थल हैं जिनको 7 वंडर्स के नाम से जाना आता है। ये 2013 है, यानी उसमें तैयार, जिसको किसके नाम से जाना आता है? यानी जो 7 वंडर्स है इसके नाम। 500 फीट चौड़ा, 1.5 किलो, जिसमें ये देखो क्राइस्ट द रिडीमर है, एफिल टावर है, पिसा की झुकी मीनार है, मिस्र का पिरामिड है, रोम का कोलिजियम, ताजमहल, ये सारे बनाए गए। और कौन से तालाब के पास में है? किशोर सा। इसमें जो भी जल आता है यानी वो चंबल नदी है, यानी इसी का था। हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि इसी क्षेत्र में यही जो चंबल रिवर फ्रंट, जो 12-13 सितंबर को जिसका उद्घाटन हुआ, चंबल रिवर फ्रंट है, वो भी चंबल नदी के। दुनिया का जो हेरिटेज, पहली बार जिसको हेरिटेज लुक दिया गया है, सबसे सुंदर, यानी जो अब तक यानी साबरमती का ही हुआ करता था, अब यानी उसका और भी शानदार बना दिया। तो लिखो, कोटा में चंबल नदी के निकट 7 वंडर्स
आजकल 7 वंडर्स अजमेर में भी बना दिया, आना सागर के पास, आना सागर जिला है ना, वहां पर भी 7 वंडर्स है। कोटा में चंबल नदी के निकट 7 वंडर्स है, 7 आश्चर्यजनक स्थल। सात आश्चर्यजनक स्थल है। यह किशोर सागर तालाब के निकट है। किशोर सागर तालाब के निकट है। कि कौन से तालाब के निकट है? किशोर। दूसरा जो चंबल नदी, चंबल नदी के निकट चंबल रिवर फ्रंट भी बनाया गया है, जिसको हेरिटेज लुक दिया गया है ना। तो लिखो, कोटा में चंबल नदी के निकट चंबल रिवर फ्रंट चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। इसे हेरिटेज लुक दिया गया है। हाँ, हेरिटेज लुक दिया गया है। सितंबर 2023 में उद्घाटन हुआ था, आपको ध्यान रखना। जो हेरिटेज लुक दिया गया ना, 12-13 2 दिन तक चला था, वही है। अब वो हेरिटेज लुक दिखा था, लेकिन ऑपरेटर साहब तो गए हैं, गए। हाँ। तो ये पूरा जो चंबल रिवर फ्रंट आता है, ऑक्सीजन गार्डन भी बनाया गया वहां पर। कौन सा? हाँ, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अरे मजाक नहीं है। जो वहां के विद्यार्थी पढ़ते हैं, यानी वो आराम से जाएंगे, घूमेंगे, ऑक्सीजन लेकर के आएंगे, तनाव में नहीं रहेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। कोटा में आत्महत्याएं ज्यादा होती है ना, क्यों हैं? पढ़ाई के तनाव में या प्यार के तनाव में? वहां बच्चे क्या है कि वो छोटे बच्चे होते हैं, नाजुक होते हैं। पैसे वाले तो होते ही हैं, जाहिर सी बात। नीट की तैयारी कर रहा तो 90% तो पैसे वाले होते हैं, 10-1% गरीब मान लीजिए, वो उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्यार प्रेम के चक्कर में भी फंस जाते हैं कई बार। पढ़ाई वाले कम है। वैसे धारीवाल जी ने खुद नहीं कहा था कि पढ़ाई की बजाय ये प्रेम प्रसंग में ज्यादा मरते हैं, वही ना। फिर वही क्या कि दल बदल हो जाता है ना, पार्टी बदल लेते हैं, इधर का उधर हो गया, तो फिर तनाव में ताना होता है। हाँ, तो इस वजह से भी है, कई कारण ना, पढ़ाई का भी हो जाता है, दोनों भी है। तो जो चंबल रिवर फ्रंट है, यानी इसके बारे में आपको बताया कि ये चंबल रिवर फ्रंट भी यहां पर बनाया। अब चंबल की कई सारी जैसे सहायक नदियां हैं। त्रिवेणी संगम तो लिखवा दिया था ना मैंने आपको। सहायक नदियां की कौन कौन सी? जो सहायक नदी, जैसे बनास, कुराल, मेज, सीप, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, ये इसकी क्या है? बामणी, जिसको वापनी भी बोल देते। ये इसकी क्या है? जो सहायक नदियां, बनास, कुराल, मेज, सीप, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, बामणी, जिसको वापनी के नाम से भी जाना आता है, ये सभी किसकी सहायक नदियां आती है? चंबल है, यानी इसकी सहायक।
जैसे ये अपन ने लिख दिया जी कि चंबल नदी, ये चंबल का उद्गम अपन ने लिखा। अब इसकी जैसे सहायक जो नदियां आती है, जैसे चित्तौड़गढ़ है, यानी इसमें आकर के एक नदी मिलती है बामणी, जिसको वापनी भी बोल दिया जाता है। मध्य प्रदेश में इसमें एक नदी है सिपरा नदी, ये मध्य प्रदेश की है, जो उज्जैन वाला आता है ना सिपरा। और इसके बाद अगला जैसे मध्य प्रदेश में इसमें एक नदी आकर के मिल रही है काली सिंध नदी। हाँ, कि मध्य प्रदेश से निकल करके आती है काली सिंध। काली सिंध है यानी इसमें ही एक नदी आकर के मिलती है आऊ। हाँ, आऊ के साथ ही एक और जैसे परवण नदी होगी, ये जैसे कुन्नू नदी भी आती, कुन्नू के साथ ही पार्वती, पार्वती है यानी इसमें आकर के मिल जाती है कूल है। ये बनास, सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन सी आती है? बनास। ये कौन सी है? सीप। एक्चुअल में कहीं दिखती नहीं है सीप, हाँ ये किताबों में बह रही है ना, तो बहानी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। और इसी प्रकार से ये कुराल है, और कुराल, और ये एक कौन सी हो गई? मेज। ये कुराल। ये जो सभी नदियां अपन देख रहे हैं कि कौन, ये जैसे अपन ने यहां पर लिखा चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, ये चित्तौड़ का क्षेत्र हो गया। फिर इसके बाद कोटा, कोटा के साथ ही कौन सा आता है? बूंदी। हाँ, कोटा बूंदी है। और इसके बाद अपन लिखेंगे सवाई माधोपुर, ये करौली आ गया, और इसके बाद धौल। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इन नदियों का कोई विशेष प्रकार से कोई आकार नहीं बन पा रहा है। ये बारां का क्षेत्र है, और यहां पर हमने लिखा कौन सा हो गया? झालावाड़। इसलिए इसको बोला आता है अक्रमवती परवाह कह सकते हैं, जिसका कोई क्रम नहीं बन रहा है, यानी ये अंतः स्थलीय। अक्रमवती परवाह के नाम से जाना आता है। दक्षिणी पूर्वी पठार, ये हाड़ौती प्लेट्यू है, इसका कोई आकार नहीं बन रहा है, इसलिए इसको अक्रम बन जाता है। क्रमवती होती है, ये जैसे यहां तक का होता तो इसको क्रमवती कह दिया था, लेकिन कोई इसका क्रम नहीं बन रहा, न दुर्माकार। जैसे अगर इस तरह का भी आकार बन जाता तो यानी इसको वृक्षाकार अपन कह देते, वृक्ष के समान इसका क्या बना देते, यानी आकार है ये। अगर मान लीजिए इस प्रकार से भी अगर आकार बन जाता तो एरिया आकार अपन बना देते, तो इसको अक्रमवती है, यानी इसके नाम से जानना आता है, कोई इसका कर्म है यानी वो नहीं बन पा रहा। तो ये पूरा जो नदी का क्षेत्र आ रहा है, चंबल जो रिवर है, यानी इसी चंबल नदी के। अब यहां पर जैसे कई बार क्वेश्चन आपको दे दिया आता है कि निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम व्यवस्थित है ये,
तो जैसे उदाहरण के रूप में एक हमने क्या है आउ दे दिया, दूसरा परवण है, तीसरा जैसे पार्वती, चौथा काली सिंध देती है। और इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम व्यवस्थित करना है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा? है नंबर एक कौन सा है? पार्वती आएगा। फिर आओ कौन सी है? परवन के बाद कौन सी है? और काली सिंध के बाद कौन सी होगी? आओ। ये इस चित्र का बनाने का मतलब यही था कि ये चंबल है, सिपरा है, आओ, काली सिंध, परवन, कुन्नू, पार्वती, कूल, ये सभी जो नदियां किसकी सहायक है? चंबल है, यानी इसकी सहायक। इनको चंबल की क्या कह दिया आता है? सहायक के नाम से जानना आता है। तो ये बना लिया तुमने, नाम लिख लिया था? हाँ, सहायक नदियां लिख लीजिए पहले। बनास, कुराल, मेज, सीप, काली सिंध, पार्वती, कुनो, बामणी। लिख लिया?
लिख लिया ना? तो चंबल ऐसे आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी ऐसे क्रम पूछा जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना। लिख लिया? अच्छा, शुरू किया है। तो आओ, परवन, पार्वती और एक काली सिंध। पार्वती एक बारावाली है, एक पार्वती धौलपुर, वो परियोजना है। धौलपुर में भी एक है जिसको पार्वती परियोजना कहां पर आती है? धौलपुर। पार्वती नदी कहां पर है? यही बारा का जो क्षेत्र आता है इसमें, जो मध्य प्रदेश से। चलो, तो अब इसकी अपन जैसे सहायक नदियां हैं, यही इसके बारे में अपन लिख। सबसे पहली जो सहायक नदी आती है चंबल की, ये काली सिंध नदी आती है। नंबर 1 अपन ने लिखी है, कौन सी नदी होगी? काली सिंध। देखिए, काली सिंध नदी है, ये मध्य प्रदेश में देवास, शिप्रा तो इसलिए नहीं लिखेंगे, वो तो मध्य प्रदेश की है। अगर अपन मध्य प्रदेश स्टेट का कोई एग्जाम देते तब पढ़ते अपन। तो काली सिंध जो नदी आती है, ये मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? देवास। झालावाड़ और कोटा में बहने के बाद कोटा की एक जगह आती है नानेरा। कौन सी जगह है? उस नानेरा के निकट यही जो नदी है, यानी किसमें जाकर के मिल जाती है? चंबल। मतलब ये चंबल रिवर आती है, और चंबल रिवर है, यानी इसमें कौन कोटा है, यानी यहां पर आकर के मिलेगी। उस नदी का नाम क्या होगा? काली सिंध। ये काली सिंध नदी आती है ना, कोटा। और इसी काली सिंध की जो सहायक नदी आती है, ये कौन सी होगी? आओ। आओ और काली सिंध नदी है, इसके संगम पर एक जलदुर्ग आता है जिसका नाम क्या हो गया? गागरोन। गागरोन जलदुर्ग आता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये एक नदी है, इस नदी का नाम क्या हो गया? परवन। परवन नदी होगी। इस काली सिंध नदी पर कोटा और झालावाड़ है, यहां पर एक परियोजना आती है जिसका नाम आता है हरिश्चंद्र सागर। कोटा झालावाड़ में कौन सी परियोजना होगी? दूसरा, इसी काली सिंध नदी पर कोटा है, यानी इसमें एक बांध बनाया जा रहा है, नवनेरा बांध, जिसका लगभग 90% काम पूरा ERCP के तहत नवनेरा जो बांध है ये बनाया गया है। हाँ, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट है, ये है। तो ये मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? देवास। और कोटा है, उसमें कौन सी जगह है? नानेरा। एक्चुअल में जगह का नाम नवनेरा ही है, लेकिन लोग नानेरा बोल देते हैं ना। तो नानेरा है, यही यहां पर, यानी नवनेरा, ERCP नाम तो सुना ही होगा, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। CM साहब ने सबसे ज्यादा नाम लिया इसका। ERCP का सबसे ज्यादा नाम सुना कभी? किस चीज को लेकर के? गजेंद्र सिंह जी को इसी नाम से सबसे ज्यादा गालियां दी उन्होंने।
हाँ, कि पूर्वी राजस्थान के 13 जो जिले आते हैं, यानी उनमें जल पहुंच, जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है ना, इन्हीं के शासनकाल में ईआरसीपी का क्या किया गया था, घोषणा की गई थी वसुंधरा जी के कार्यकाल में। और उसके बाद में उन्होंने क्या है कि ईआरसीपी नहीं बनाई, और ये कह के बार बार कि वैसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। तो ईआरसीपी का नाम वो सबसे ज्यादा लेते, वही ईआरसीपी। उन्होंने कह दिया चलो तुम मत करो, हम तो कर रहे हैं हमारा काम। इसलिए राज्य सरकार ने एक बांध बनाया। वो कौन सा बांध बनाया है? हाँ, नवनेरा बांध है, यही ये बनाया गया है। कहां पर है? कोटा में। कौन सी नदी पर? काली, क्योंकि उसमें काली सिंध, पार्वती और कुन्नू का सरप्लस वाटर छोड़ा जाएगा, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को क्या होगा, यानी फायदा होगा। तो ये देवास से ये नदी निकलती है। तो अगली एक नदी लिखिए आप, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी में लिखो, यह नदी मध्य प्रदेश में देवास से निकलती। मध्य प्रदेश में देवास से निकलती, झालावाड़ कोटा में बहने के बाद झालावाड़ी कोटा में बहने के बाद नानेरा नामक स्थान पर कोटा में ही है, हाँ, नानेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती। इस नदी पर हरीशचंद्र सागर परियोजना है। हरीशचंद्र सागरे परियोजना है, कोटा झालावाड़ में, कोस्ट मिलेंगे कोटा झालावाड़। काली सिंध नदी पर कोटा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी, जिसको शॉर्ट में ये लिखते हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत नवनेरा बांध बनाया गया। नवनेरा बांध बनाया गया। तो नवनेरा बांध है, यानी वो कोटा में कौन सी नदी पर बनाया गया है? अब देखो कि जो इस काली सिंध की साइक है, जैसे परवन, आऊ, उजाड़, निवाज, हाँ, कि परवन, आऊ, उजाड़ और कौन सी होगी? निवा। घोड़ा पछाड़ परवन की साई की आती है, ये घोड़ा पछाड़ भी अपन लिख सकते।
हालांकि घोड़ा पछाड़ है परवण से ही बनती है। तो ये जो है, अब देखिएगा कि यानी काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर कौन सा जलदुर्ग आता है? घाघ। परवन नदी, ये भी मध्य प्रदेश है। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। परवन परियोजना कौन से राज्यों की है? तो बारां, कोटा और झालावाड़, 3 राज्यों की कौन सी परियोजना होगी? संयुक्त परियोजना। तो अगला लिखो, काली सिंध की सहायक में लिखो। काली सिंध की सहायक है परवन आहू, परवन आहू उजाड़, परवन आहू उजाड़ निवाज, परवन आहू और कौन सी होगी? उजाड़, निवाज, घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़, कोई घोड़ा पड़ गया वगैरह? परवन, ये जो काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर कौन सी परियोजना है? गागरोन परियोजना भी है, इसको गागरीन भी बोल देते हैं, गागरोन भी बोल देते हैं, जलदुर्ग भी आता है। तो एक लिखो आप, काली सिंध और आऊ नदी काली सिंध और आऊ नदी, हाउ नहीं लिखना है, हाँ, काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर ही गागरोन जलदुर्ग है। गागरोने जलदुर्ग है। परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे शेरगढ़, शेरगढ़ अभयारण्य है। शेरगढ़ अभयारण्य, जिसको सांपों की शरण स्थली कहते हैं। सांप होते हैं ना, सबसे ज्यादा शेरगढ़ अभयारण्य यानी उसमें रहते हैं। सांपों की शरण स्थली अभी लिखने की जरूरत नहीं, आगे वन्य जीव अभयारण्य में लिख लें। अभी तो आप इतना ही ध्यान रख लो कि परवन नदी के किनारे कौन सा है? शेरगढ़। परवन परियोजना कितने राज्यों की है? 3। ये कितने जिलों की है? सॉरी, 3। तो लिखो परवन परियोजना परवन परियोजना कोटा, बारां, झालावाड़, कोटा, बारां, झालावाड़, हाँ, कोटा, बारां, झालावाड़ की परियोजना है। हाँ, कि कोटा, बारां और किसकी हो गई? झालावाड़। तो ये तो एक अपने जो परियोजना जो काली सिंध नदी आती है, यानी इसके बारे में। कौन सी नदी होगी? काली। तो ये बना लो तुम, काली सिंध नदी को।
लिख लिया। अब काली सिंध के बाद पार्वती नदी, पार्वती नदी मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती है। कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है, जो सीहोर है, यानी यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या हो गया, पार। और जो पार्वती नदी आती है, ये आपको हमारे जैसे राजस्थान में आप देखेंगे कि 2 बार एंट्री मारती है। राजस्थान 2 बार सीमा बनाने का यही एक ने, चंबल नहीं बनाती, ये जैसे पार्वती नदी मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती है, ये यहां पर ये मध्य प्रदेश की सीमा, इसके बाद में फिर राजस्थान में बहती है, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सीमा बना। तो 2 बार सीमा बनाने वाली जो नदी है, यही उस नदी का नाम क्या आता है, पार्वती। तो पार्वती नदी है ये। अगली जो इसमें हम देखें कि जो पार्वती नदी आती, ये पार्वती नदी का, इसको पार्वती के नाम से जाना आता है। पार्वती की जो कई सारी सहायक हैं, जिनमें एक अपन ने लिखा कौन सी होगी, कूल। कूल है वो भी इसकी एक सहायक जो नदी है इसमें। तो यहां पर पार्वती नदी है, यही इसके बारे में अपन लिखते हैं। ये मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है, सीहोर। और 12 कोटा में बहने के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की एक जगह आती है जिसका नाम क्या आता है, पलिया। सवाई माधोपुर में पलिया के निकट किसमें, हाँ कई बार इसको पाली भी लिख दिया आता है। हाँ, ये सवाई माधोपुर का जो पलिया नामक स्थान है, वहां पर ये किसमें मिल जाती है, चंबल। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कितनी बार सीमा बनाती है, 2 बार। 2 बार सीमा। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो अंधेरी, रेतड़ी, कूल। अंधेरी, रेतड़ी, कूल, ये इसकी प्रमुख क्या आती है, सहायक नदी है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में कितनी बार सीमा बनाती है, ये 2 बार सीमा बनाने वाली जो नदी है वो पार्वती है। तो अगला लिखिए आप, पार्वती नदी। डॉक्टर तुलसी कह रहा है कैमरे को मत हिलाया करो। कैमरा क्यों हिलाते हो भैया? हाँ, थोड़े कई बार ऑनलाइन वाले सोचते हैं कि सर खुद ही कैमरा हिला देते हैं। तो लिखिएगा आप, पार्वती नदी है इसमें। यह नदी मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती है। मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती है। हाँ, मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है, सीहोर। 12 और कोटा में बहने के बाद, 12 और कोटा में बहने के बाद सवाई माधोपुर में हाँ, सवाई माधोपुर में पलिया के निकट, सवाई माधोपुर में पलिया के निकट चंबल में मिल जाती। पलिया के निकट चंबल में मिल जाती। अंधेरी, रेतड़ी, कूल,
अंधेरी, रेतड़ी, कूल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अंधेरी, रेतड़ी और एक कूले है, ये इसकी प्रमुख क्या है। ऐसे ये कि नदी अपन ने लिखा कुन्नू, कुन्नू जो नदी है ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपको ध्यान, गुना, गुना डिस्ट्रिक्ट बताया था आपको, हाँ, कि गुना जिले के उत्तरी भाग से ही गुना से निकलती है। 12 में बहने के बाद कोटा, कोटा में एक जगह है गोवर्धनपुरा, हाँ, कि गोवर्धनपुरा है, इसके निकट किसमें मिल जाती है, चंबल। कराल और रेम्पी, ये इसकी सहायक नदी है। कराल और रेम्पी किसकी, कुराल नहीं, कौन सी है, कराल। ये कुन्नू की क्या आती है, सहायक। हाँ, तो कराल और कौन सी नदी आती है, अरे तो लिखो कुन्नू नदी में लिखो। देखो यह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में गुणा से निकलती, मध्य प्रदेश में गुणा से निकलती, 12 में बहने के बाद 12 में बहने के बाद कोटा में गोवर्धनपुरा के निकट गोवर्धनपुरा के निकट चंबल में मिल जाती, कि चंबल है यानी इसमें जाकर के मिल जाती। कराल और रेम्पी इसकी सहायक नदियां हैं। कराल और रेम्पी इसकी सहायक नदियां। कि कराल और कौन सी होगी, रेम्पी है इसकी सहायक। अब बताओ, देखिए जे बामणी नदी जिसको अपन वापनी लिखेंगे, बामणी और मेज नदी चंबल के कौन से भाग में मिलती है, बाएं भाग में या दाएं भाग में, कौन से भाग में, बाएं भाग में, है ना। ये भाग कौन सा हो गया, दायां। इधर मिलने वाली नदियां कौन सी होगी, बाएं। तो ये तो अपन ने क्या है कि इसमें जो मिलने वाली जो नदियां है इसके अगली, जैसे एक नदी आती है बामणी, बामणी को ही हम क्या कह सकते हैं, वापनी। ये बामणी या जो वापनी नदी आती है, ये चित्तौड़गढ़ का जो भाग है, इसी चित्तौड़गढ़ में ही आकर के मिल रही है। इस नदी का नाम अपन लिखते हैं कि कौन सी होगी, बामणी। बामणी को ही क्या कह दिया जाता है, वापनी। बामणी जो नदी है, ये जो चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा से निकलती, हाँ, कि बामणी नदी है चित्तौड़गढ़ में कहां से निकलती है, हरिपुरा से।
और चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा से निकलती है। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना कि ये चित्तौड़गढ़ में ही कौन सी जगह आती है, भैंसरोडगढ़। उस भैंसरोडगढ़ के निकट किसमें जाकर के मिल जाती है, चंबल। भैंसरोडगढ़ और बस्सी दोनों ही अभयारण्य हैं। गढ़ तो है ही है, इसके साथ अभयारण्य। उनको जलापूर्ति भी कौन सी नदी से होती है, बामणी से। और बामणी को ही क्या बोल दिया आता है, वापनी के नाम से भी जाना आता है। तो अगला लिखो आप, बामणी नदी लिख करके लिखो। यह है चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा से निकलती। चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा से निकलती। भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती। चंबल में मिल जाती है। बस्सी और भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, बस्सी और भैंसरोडगढ़ दोनों ही चित्तौड़ में, बस्सी और भैंसरोडगढ़ अभयारण्य को जलापूर्ति होती। फिर जैसे एक ही ऊपरमाल का जो पठार आता है, भीलवाड़ा, जो आपको मैंने ऊपरमाल का पठार है, यहां से एक नदी आती है। उस नदी का नाम क्या हो गया, कुराल। कुराल की ही सहायक जो नदी बन जाती है, जिसको हम कौन सी नदी बोल देते हैं, मेज। ये ऊपरमाल के पठार से निकलती है। कुराल जो नदी आती है कहां से निकलती है, ऊपरमाल के पठार से। और आगे ये बूंदी में लाखेरी के निकट जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल में। प्रमुख सहायक नदी भी कौन सी होगी, मेज। मेज इसकी प्रमुख सहायक जो नदी आती है, कुराल। दोनों साथ में ही, यही जो कहां पर है, जो बूंदी का कौन सा क्षेत्र आता है, लाखेरी, जहां पहला सीमेंट प्लांट लगाया गया। लाखेरी किस लिए प्रसिद्ध आता है, यानी सीमेंट है, यानी इसी के लिए इसको क्या है, प्रसिद्ध। अब बताओ, मेज दाएं भाग में मिलती है या बाएं भाग में मिलती है? हाँ, तो भीलवाड़ा में ये मांडलगढ़ का जो क्षेत्र आता है, यानी जो यहां से आजकल जो मांडल, देखो मांडल क्षेत्र भीलवाड़ा में रह गया, और मांडलगढ़ आता है वो शाहपुरा में रह गया। मांडल और मांडलगढ़ दोनों अलग अलग है, ध्यान रहे। एक मांडल है और एक कौन सा आता है, मांडली गड्ढा। तो ये जो दोनों ही जो नदियां अपन देख रहे हैं, कुराल और कौन सी आती है, मेज। तो पहले आप लिखिएगा कुराल। कुराल में लिखो, यह नदी भीलवाड़ा में ऊपरमाल के पठार से निकलती है। भीलवाड़ा में ऊपरमाल के पठार से निकल, इसकी प्रमुख सहायक नदी मेज है। प्रमुख सहायक नदी मेज है। ये नदियां बूंदी में लाखेरी के निकट
बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती। चंबल में मिल जाती। ऐसे एक नदी आती है चाकण नदी। दिखेगी तो है नहीं है आपको, ये इसलिए नहीं देखी, कई सारे नालों से बनती है, कोई पर्टिकुलर उद्गम स्थान नहीं है। यानी इस नदी का निर्माण स्थानीय नालों से होता है कि एक नाला नहीं, कई सारे जो नाले आकर के मिल, लेकिन चाकण परियोजना है आगे, इसलिए आपको ये बता रहा कि स्थानीय जो नाले आते हैं यानी उससे यानी इस नदी का निर्माण होता है। और सवाई माधोपुर में कर्णपुरा क्षेत्र आता है, वहां पर ये एक रूप ले लेती है। हाँ, कि सवाई माधोपुर है उसमें कर्णपुरा है, उसके निकट जाकर के किसमें मिल जाएगी, चंबल है उसमें मिल जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं अब इस चाकण का जो केचमेंट एरिया आता है, यानी टोंक में भी है, बूंदी में भी है, सवाई माधोपुर है, यहां पर यानी कौन सी नदी का केचमेंट एरिया आता है, चाकण। तो चाकण नदी में लिखो, इस नदी का निर्माण इस नदी का निर्माण स्थानीय नालों से होता है, स्थानीय नालों से होता है। यह सवाई माधोपुर के निकट सवाई माधोपुर के निकट कर्णपुरा नामक स्थान पर कर्णपुरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती। कर्णपुरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती। टोंक सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर कोटा बूंदी, कोटा बूंदी में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। कोटा बूंदी में इसका जल ग्रहण क्षेत्र। तो ये इसकी जैसे कई सारी सहायक नदियां हैं। अब देखो कि जो चंबल नदी है यानी इसमें भयंकर बाढ़ आती थी, अतः उन बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए इस पे एक परियोजना बनाई गई। 1952 से 1954 के बीच में उसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है, जो अलग अलग चरणों में जाकर के बनता है। और उस परियोजना का नाम क्या दिया गया, चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी जो परियोजना है इसी की बात अपन करें। पहले तो ये बताओ कि ये चंबल घाटी परियोजना एकल परियोजना है या संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को बनाने के पीछे मूल उद्देश्य था, पहले चंबल में भयंकर बाढ़ आती थी, अतः पहला उद्देश्य तो यही था चंबल की विनाश लीला को समाप्त करना। सबसे मूल उद्देश्य यही था कि चंबल की विनाश लीला को क्या करना, समाप्त। इसके बाद में नंबर 2 कि दूसरा उद्देश्य है जल विद्युत और इसके साथ में ही सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
कि जल विद्युत और सिंचाई सुविधाओं का क्या होना चाहिए, विस्तार। तीसरा इसमें उद्देश्य रखा गया कि बाढ़ एवं मृदा अपर्दन पर भी क्या करना, नियंत्रण। चौथा इसका जो उद्देश्य रखा जाता है, यानी उस उद्देश्य का मतलब है कि घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण। इसलिए इसको चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल परियोजना है ये। और इसके साथ में ही मत्स्य पालन एवं नौकायन, हाँ, नौकायन को बढ़ावा देना, ये कई सारे उद्देश्य रखे गए थे कि चंबल के कौन कौन। सबसे पहला चंबल की विनाश लीला है, यानी इसको क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाए। भयंकर बाढ़ आज भी इतनी ज्यादा नियंत्रित नहीं है, हर वर्ष बाढ़ तो आती है फिर भी, लेकिन सोचिए जब ये बांध नहीं थे तो उस समय बहुत ज्यादा भयंकर क्या आती थी, इसमें बाढ़ आती थी। दूसरा उद्देश्य था कि इसको रोकेंगे, जल विद्युत और सिंचाई सुविधाओं का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। और तीसरा बाढ़ और मृदा अपर्दन पर नियंत्रण। चौथा घड़ियाल मगरमच्छ का संरक्षण। मत्स्य पालन और नौकायन को क्या देना, बढ़ा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1952 से 54 के बीच इस चंबल घाटी परियोजना की रूपरेखा तैयार की जाती, जिसका कार्य 3 चरणों में पूरा होता है, एक चरण में नहीं होता है। कितने चरणों में होता है, 3। तो सबसे पहले आप लिखिएगा उद्देश्य है ना चंबल घाटी परियोजना कि क्या क्या इसके उद्देश्य रखे जाते हैं। एक तो लिख लो, चंबल की विनाश लीला को समाप्त करना। चंबल की विनाश लीला को समाप्त करना। दूसरा जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। तीसरा बाढ़ एवं मृदा अपर्दन पर नियंत्रण। बाढ़ एवं मृदा अपर्दन पर नियंत्रण। और अगला घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण। घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण। फिर मत्स्य पालन एवं नौकायन को बढ़ावा देना। मत्स्य पालन और किसको, नौकायन है, यानी इसको बढ़ा। अब बताओ ये एकल परियोजना या संयुक्त परियोजना,
कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना? दो कौन कौन से? तो अगला आप लिखो संयुक्त परियोजना, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश। कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसकी जो साझेदारी बराबरी है 50-50% की इनकी साझेदारी। कार्य कितने चरणों में पूरा होता है? तो कार्य 3 चरणों में पूर्ण हुआ। हाँ, कि 3 चरण आते हैं, यही उसमें इसका कार्य पूरा होता है। पहला प्रथम चरण, यही फर्स्ट स्टेप जिसको हम लिखें, और पहले चरण में आपको ध्यान रखना कि चंबल नदी मतलब उद्गम से मुहाने तक की स्थिति अपन देखना चाहेंगे कि 1960 में गांधी सागर बांध है, यानी ये बनाया जाता है। हाँ, फर्स्ट स्टेप है यही, इसमें गांधी सागर बांध और एक कोटा बैराज, 2 बांध बनाए गए, एक ही नहीं, यही 2 बांध हैं। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि एक यानी जो फर्स्ट स्टेप आता है, यानी इसमें गांधी सागर बांध बनाया आता है। ये तो जैसे पहली जो स्थिति, ये चंबल नदी आती और इसी चंबल नदी है, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नंबर 1 मध्य प्रदेश में मंदसौर के निकट कौन सा बांध बनाया गया? गांधी सागर। ये गांधी सागर जो बांध है, ये चंबल नदी है, यानी इस पे बनाया जाता। और इस बांध से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। अतः यहां पर यह है कि 23 मेगावाट की कितनी विद्युत इकाइयां लगाई गई? 5। टोटल बताइए कितना हो जाएगा? 115 ही होगा। तो 115 मेगावाट जल विद्युत का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसी चरण में कोटा है, यह ध्यान रखना है कि कोटा में एक बांध जो कैचमेंट एरिया की दृष्टि से बड़ा, यानी कौन सा बांध बनाया आता है? कोटा बैराज। कोटा बैराज जिससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली जाती, ये और दूसरा इधर आप मेज नदी में मिला दी जाती है। बताओ दाई नहर होगी या बाई नहर होगी? कौन सी होगी? बाई। और दूसरी आपको ध्यान रखना है, ये पार्वती नदी है, उसमें मिल जाती है। ये कौन सी नहर होगी? दाई। इसका जल मध्य प्रदेश की तरफ है, ये हमारे राजस्थान में, लेकिन इससे राजस्थान में भी सिंचाई होती है। 8 लिफ्ट स्कीमें यानी ये बनाई। ये दोनों ही जो पहला फर्स्ट स्टेप आता है, यानी इसमें पहला जो चरण आता है, इसमें यानी मध्य प्रदेश में मंदसौर के निकट कौन सा बांध बनाया जाता है? गांधी सागर बांध। तो नंबर 1 पहला चरण लिखिए, फर्स्ट स्टेप। हाँ, फर्स्ट स्टेप है इसमें। इस चरण में मध्य प्रदेश में मंदसौर के निकट, मध्य प्रदेश में मंदसौर के निकट गांधी सागर बांध बनाया गया। गांधी सागर बांध बनाया गया। इससे 115 मेगावाट, इससे 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है।
115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन, मतलब कितने कितने मेगावाट की इकाइयां लगाई गई? हाँ, 23 मेगावाट की कितनी? 5 यूनिट हो गई, 5 से इकाइयां, टोटल कितना हो गया? 115 मेगा। ये तो मध्य प्रदेश में हो गया। अब इसी चरण में कोटा में 800 मीटर दूरी है कोटा से, कोटा बैराज, बैराज का एक होता है बांध, बांध से जल विद्युत और क्या होता है सिंचाई दोनों होती है। बैराज से केवल और केवल क्या होती है? सिंचाई, या पीने के रूप में पानी को काम में लिया जा सकता है। तो अगला जैसे कोटा बैराज है, यानी ये बना दिया आता है, तो इसी चरण में लिखो, इसी चरण में, इसी चरण में कोटा में सिंचाई और पेयजल, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए कोटा बैराज बनाया गया। इससे 2 नहरें निकाली गई। इससे 2 नहरें निकाली गई। एक बाई नहर राजस्थान में, और दाई नहर कहां पर आती है? मध्य प्रदेश। हाँ, बाई नहर और कौन सी हो गई? दाई। अब मध्य प्रदेश में नहीं जाने देंगे हम जल इतना आसानी से, रोकना पड़ेगा जल, नहीं तो क्या मतलब, आया और वो तो वापस चला गया। इसलिए इसी दाई नहर से, बाई नहीं है, ध्यान रखना, फिर मध्य प्रदेश में भेजेंगे तो वो थोड़ा सा तुरतुरी जाए, बस इतना ही भेजेंगे, रोकना पड़ेगा पहले ना। दे तो दिया तेरे। तो जो दाई नहर है, इस दाई नहर से राजस्थान में सिंचाई के लिए 8 लिफ्ट स्कीम बनाई गई। अब वो 8 लिफ्ट स्कीम कौन कौन सी है? जैसे जालीपुरा लिफ्ट स्कीम, ये कोटा में। दूसरी जैसे हमने बना दी दिगोद, ये भी कहां पर है? कोटा। तीसरा अंता फर्स्ट, अंता मेजर भी लिख सकते हैं ये, और चौथा अंता सेकंड, जिसको अंता माइनर भी लिखा जाता, चक्सानाबाद 12। ये भी कहां पर है? 12 में। इसके साथ में ही अगला जैसे सोरखंड, सोरखंड लिफ्ट आती है, ये भी कहां पर है? 12। पचेल, पचेल भी कहां पर होगी? 12। गणेशगंज, गणेशगंज है, ये भी कहां पर है? 12। और एक कचारी, कचौरी नहीं है, हाँ कचारी है, ये भी कहां पर है? 12। ये 8 लिफ्ट नहरें हैं, यानी वो कौन सी नहर से निकाली गई है? दाई नहर। इसका मतलब इससे, क्योंकि ये ऊंचा भाग है, इसमें जल नहीं पहुंच सकता है आसानी से, इसलिए क्या है, 8 लिफ्ट स्कीम बनाई गई। कागजों में तो सारी बनी हुई है, बाकी धरातल पर तो इनमें से 2-4 ही बनी हुई है, हाँ सारी नहीं बनी हुई है। तो अगला एक लाइन लिखिए आप, दाई नहर, दाई नहर राइट हैंड वाली, हाँ, दाई नहर से राजस्थान में जलापूर्ति
राजस्थान में जलापूर्ति लिख लो, चाहे सिंचाई लिख दो। राजस्थान में जलापूर्ति के लिए 8 लिफ्ट स्कीम या 8 लिफ्ट योजनाएं लिख लो से। 8 लिफ्ट स्कीम बनाई गई है। कि कितनी लिफ्ट स्कीम बनाई गई है। पहली नंबर 1 लिखो, जालीपुरा लिफ्ट। जालीपुरा लिफ्ट है। दिगोद, बिगोद नहीं लिखना, दिगोद। अंताफस्ट 12, जिसको अंता मेजर भी कह सकते हो आप, 12 है यहां। लिख लिया? हाँ। अंता सेकंड चक्सानाबाद है यहां, इसको चक्सानाबाद भी कह सकते हैं। सौरखंड, सौरखंड कहां पर है? 12। पचेल, पटेल नहीं, हाँ पचेल, पचेल भी 12 में है। गणेशगंज, गणेशगंज भी कहां पर आता है? कि 12 में ही कौन सा आता है, यानी जो गणेशगंज है ये भी 12 में। और कचारी ये भी कहां पर है? 12। मतलब ये आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये अपन ने लिखा कि यहां पर कोटा बैराज बनाया गया, ये कोटा शहर में कोटा, तो एक तो इधर टोंक वगैरह, इधर बूंदी वगैरह इधर चली गई, और ये एक इसमें इधर इसमें मिलाई गई, पार्वती नदी में मिलाई गई। लेकिन 12 का जो आपको मैंने बताया शाहबाद की उच्च भूमि, यहां जल नहीं पहुंच सकता, इसलिए लिफ्टों से इसको क्या है, जल लिया। हालांकि चंबल बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर आता है? 12 में। 12 में चंबल नदी बहती है क्या? नहीं बहती, लेकिन फिर भी चंबल बेसिन का सर्वाधिक एरिया कहां पर आता है? 12 में आता है। बेसिन का मतलब बेसिन में तो ये सारा, क्यों 8 लिफ्ट स्कीमें आ गए, उनसे सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर है? 12 का जो क्षेत्र आता है, यानी इसी में सबसे ज्यादा सिंचाई। और इधर वाली इसको मेज नदी में मिला देते हैं, जो बाई नहर आती है उसको किस में मिला देते हैं? मेज है इसमें मिला देते हैं। तो ये अब तुम्हारी एक सूचना थी। हिंदी सब्जेक्ट वालों की आज क्लास 11 से 12:30 बजे बिल्डिंग नंबर 2 में रहेगी। रूम नंबर रहेगा आपका 4, समझ गए? इधर पीछे यही है ना? हाँ, पीछे रूम नंबर 4 में रहे, बाकी यथावत रहेंगे।